स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। आज हम देखने वाले हैं सामान्य हिंदी के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चन आपके पीईटी और यूपी लेखपाल जैसे एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हमारा पीईटी का एग्जाम होने वाला है और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बार ये एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप पूरे इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख के जरूर जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या है। तो ध्यान रखिए, सुक्ति जो है ये एक स्वर संधि है। स्वर संधि होता क्या है, दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वहां पे स्वर संधि होता है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे है सुधन उक्ति जो है, सुक्ति का क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद हो जाएगा। यहाँ पे छोटा ऊ और छोटा ऊ आपस में मिल करके क्या बना ले रहे हैं, बड़ा ऊ बनाएंगे। और यही यहाँ पे ये किसका गुण होता है, तो ये स्वर संधि का गुण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं होता, ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तो आंख खुलना मुहावरा जो है इसका सही अर्थ होता है ज्ञान होना। अब बात करें भ्रम में पड़ना, तो भ्रम में पड़ना का जो अर्थ होता है वो होता है गलत फहमी रखना। और आंख किरकिराना का क्या होता है, अच्छा न लगना, लज्जा दूर होना, झिझक न होना। तो ये कुछ मुहावरे हैं जिसको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो नेकी कर दरिया में डाल, इसका उपयुक्त जो अर्थ होता है वो है उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना चाहिए। यही क्या है, नेकी कर दरिया में डाल, मतलब उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यही क्या कहलाता है, नेकी कर दरिया में डाल का ये अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हमारा क्या है, स्वर्ग शब्द का विलोम क्या है। तो ये तो बहुत सिंपल है, स्वर्ग मतलब स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग और नर्क, स्वर्ग का उल्टा क्या होता है, नर्क होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो इसमें से बताना है कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। तोयज जो है ये किसका है, तो ये कमल का पर्यायवाची है। बाकी जलद, धन और अब्र ये सभी ही बादल के पर्यायवाची हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिए, कुछ शब्द याद रखने हैं हमें, जल, नीर, अम्बु, बारी और तोय, ये कुछ शब्द हैं, वारी और तोय, ये कुल कितने हैं, 5 शब्द हैं। तो ध्यान रखिए 5 कुल शब्द हैं। ये जो है ये जल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। अगर इन्हीं के पीछे आप सिर्फ सब में ज लगा दीजिए, जैसे जलज, नीरज, अम्बुज, वारिज, तोयज, तो ये कमल का पर्यायवाची हो जाता है। इन सब के पीछे आप द लगा दीजिए तो ये हो जाएगा जलद, नीरद, अम्बुद, वारिद, तोयद, और ये होता है बादल के पर्यायवाची। तो बादल के पर्यायवाची आप द लगा सकते हैं इनके पीछे, तो आपको बादल के पर्यायवाची पता चल जाएंगे। और अगर ज लगाते हैं तो कमल के, और इसी के पीछे अगर धी लगा दीजिए, धी लगा देंगे तो ये सभी समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे, जैसे कि जलधि, नीरधि, अम्बुधि, वारिधि, तोयधि, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम जैसा कि हम बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, तत्सम शब्द वो होते हैं जो कि संस्कृत शब्द से डायरेक्ट लिए जाते हैं, शुद्ध होते हैं। तो बात करें इसमें से कौन सा तत्सम नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नरक जो है ये तत्सम शब्द नहीं है। नर्क का जो तत्सम शब्द होता है वो नर्क होता है, इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये शुद्ध है, ये तत्सम है, बल्कि ये क्या है, तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है। तो भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है। तो अगर कौवा के स्त्रीलिंग का निर्धारण करना हो तो हम आगे इसके मादा कौवा लगाते हैं। हम कौवा के आगे क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। तो कौवा के आगे क्या लगाते हैं, मादा लगाते हैं। मादा कौवा क्या डिनोट करता है, क्या बताता है कि ये जो कौवा है वो स्त्रीलिंग से बिलोंग करता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में
प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया गया है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये धर्म शब्द लिखा गया है इसका यहाँ पे क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर होगा गुण। मतलब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस युक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का तात्पर्य क्या है, गुण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलंकार से क्या होता है, तो अलंकार के प्रयोग से काव्य में चमत्कार, सौंदर्य और आकर्षण उत्पन्न होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो इन्हें क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुनासिक स्वर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे कि गांव जो है इसमें अनुनासिक स्वर, ये देख रहे हैं आप, चंद्रबिंदु का प्रयोग किया गया है। आंगन, दांत, सांचा, ये सभी क्या हो जाएंगे, अनुनासिक स्वर के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं सतसई किस समास का उदाहरण है। तो ये बहुत ही सिंपल है। सतसई यहाँ पे देख रहे हैं सात आ रहा है, सत मतलब सात। तो सात जब भी जो स्टार्टिंग का पद होता है वो संख्यावाची होता है तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा समास, तो वहाँ पे द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचवटी में 5 वट मतलब वृक्षों का वाला स्थान जो है 5 वट मतलब 5 आ रहा है ना स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तो जहाँ भी स्टार्टिंग के पद जो होते हैं संख्यावाची होते हैं वहाँ पे द्विगु समास होता है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, आप है। आप जो है यहाँ पे रेखांकित शब्द है। इसमें बताना है कि आप में कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है तो इसे हमें ध्यान रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अर्चना अत्यंत सुंदर है वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऐसा शब्द है, ये जो वाक्य दिया गया है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो अर्चना की विशेषता को बता रहा है। तो जो सुंदर वर्ड है ये अर्चना की विशेषता को बता रहा है, तो यही यहाँ पे विशेषण होगा। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सुंदर शब्द हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, इस महाकाव्य में 16 डैश हैं, रिक्त स्थान भरने के लिए उचित शब्द को चुनना है आपको। तो इस महाकाव्य में क्या है, 16 सर्ग हैं। क्या है, 16 सर्ग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्ग हो जाएगा। सर्ग का प्रयुक्त यहाँ पे होगा। बात करें थोड़ा सा तो सर्ग का अर्थ होता है ग्रंथ का प्रकरण या अध्याय। सर्ग का अर्थ क्या होता है, अध्याय होता है। तो इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं कि इस महाकाव्य में 16 अध्याय हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें आपको चुनना है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, सुपर्णखा हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी एक मिनट, ये नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। सुपर्णखा जो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सॉरी इसे ध्यान रखिएगा, सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, शायद पिताजी आ जाएं किस प्रकार का वाक्य है। तो शायद पिताजी आ जाए, यहाँ पे क्या हो रहा है, संदेह को दिखाया जा रहा है। तो संदेहार्थक शब्द है, ये संदेहार्थक वाक्य है। ध्यान रखना है, यहाँ पे संदेह या संभावना प्रकट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा, बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। ये इसका बिल्कुल ही करेक्ट है। ये जो वाक्य है बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो दिनों का फेर होना, इसका अर्थ क्या होता है, भाग्य का चक्कर। भाग्य का चक्कर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसके लिए करेक्ट है। दिनों का फेर होना का अर्थ क्या होता है, भाग्य का चक्कर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है हमारा, यह मुंह और मसूर की दाल लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मुंह और मसूर की दाल, इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी ऑप्शन नंबर डी, अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। अपनी औकात से बढ़कर होना या करना ही इसका अर्थ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कामायनी के रचनाकार कौन है, और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो जयशंकर प्रसाद जी जो हैं ये कामायनी के
कामायनी के क्या हैं, लेखक हैं, तो इसका ध्यान रखना है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। अब बात करें और ये भी ध्यान रखिएगा कि छायावाद युग की सर्वोत्तम हिंदी महाकाव्य है ये, और जयशंकर प्रसाद की यह अंतिम काव्य रचना है जिसको 1936 में प्रकाशित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, जयशंकर प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है ये, 1936 में इसे प्रकाशित किया गया था। छायावादी युग का ये, क्योंकि आप जानते ही हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, जो जयशंकर प्रसाद जी हैं ये छायावादी युग के एक बहुत ही फेमस कवि हैं, लेखक हैं। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जब भी किसी चीज से अलग होने की बात होती है, जैसे वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, यहाँ पे अपादान कारक होता है, तो अपादान कारक यहाँ पे हो जाएगा। अगला वही हमारा निर्देश है कि एक वाक्य दिया गया होगा जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, उसमें वो पार्ट चूज करना होता है हमें जो कि क्या होता है, करेक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ अशुद्धि होती है, उसे हमें चूज करना है। तो आइए देखते हैं अपने पहले वाक्य को। पहला जो हमारा वाक्य है, कक्षा के सभी लड़के, जो कि पार्ट ए है, गुरु जी की, 1 मिनट, हाँ, तो हमारा वाक्य क्या है कि कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा करते हैं, कोई त्रुटि नहीं। तो इनमें कौन सा है जो कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है? तो ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट नहीं है। श्रद्धा करते हैं ये करेक्ट वर्ड नहीं है, श्रद्धा रखते हैं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा रखते हैं। श्रद्धा रखते हैं मतलब इसका शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए कि कक्षा के सभी लड़के गुरु जी की मन से श्रद्धा रखते हैं। तो ये ऑप्शन क्या होता? करेक्ट होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा एक वाक्य है, आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बों में चले जाएं, चारों तरफ यातायात का तांता लगा दिखाई देगा, और ऑप्शन नंबर डी जो है कि कोई त्रुटि नहीं है। अब इसमें कौन सा है जिसमें त्रुटि है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आप देश के किसी भी बड़े शहरों या कस्बों में चले जाएं, ये गलत है। अब कैसे गलत है? तो ध्यान रखिए, शहर या कस्बे होना चाहिए, शहरों या कस्बों नहीं होना चाहिए। आप देश के किसी भी बड़े शहर या कस्बे में चले जाएं, तो ये यहाँ पे करेक्ट होता। और ये हो गया हमारा आज के जितने भी हमारे इम्पॉर्टेंट सामान्य हिंदी के क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे और आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।